नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अली बुखारी कानून और आप लेके आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मंडे 22 दिसंबर 2014 को अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक ख़बर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि एक नेशनल ख़बर नहीं है, ना ही कोई न्यूज़ के बारे में है, ना ही कोई अपडेट्स के बारे में है। ये हमारे एक ऑफ़िस का एक अपना लॉस है। उसको जो लोग हमें जानते हैं, जो लोग हमारी कंपनी के साथ एफिलिएटेड रहे हैं, जिनको बुखारी चैम्बर्स के बारे में पता है, पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमें प्रैक्टिस करते हुए, और जो लोग हमारे साथ एफिलिएटेड रहे हैं वो शायद जानते हों इस मामले को। हमारे एक बहुत अच्छी स्टाफ मेंबर और बहुत एक इंटेग्रल पार्ट हमारी फर्म की मिस कोमल मलिक, उनकी डेथ हो गई ये लास्ट फ्राइडे को। हमारे साथ मेरे साथ पिछले 9 साल का उनका साथ था, और एक बहुत ही बोझ है दिल के ऊपर, और बहुत एक ऐसी खबर है कि जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। बिल्कुल ठीक थी, वैसे कोई मसला नहीं था, लेकिन बस फ्राइडे को खुदा की तरफ से उनका वक्त कंप्लीट हो गया, उनका वक्त मुकम्मल हो गया, और फ्राइडे को सुबह को उनकी डेथ हो गई। मैं सिर्फ ये इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि कोमल का हमारी सबकी ज़िंदगियों के ऊपर बहुत असर रहा, हमारे काम के ऊपर बहुत असर रहा, हमारे क्लाइंट्स के साथ उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा, बहुत वास्ता रहा। लेकिन अब ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको एक्सेप्ट करना अभी भी मुश्किल लगता है कि वो हम में नहीं रही। लेकिन ये कहने का मकसद और ये बात शेयर करने का मकसद यही है कि जो लोग उनको जानते थे, जो लोग उनके साथ उनका कांटेक्ट रहा, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, उनके लिए एक अच्छी विशेज़ का इजहार ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ एक बहुत बड़ा लॉस है उनकी फ़ैमिली के लिए भी, जो उनके घर पे उनकी फ़ैमिली है, और जो दफ्तर में हमारे साथ उनका ताल्लुक़ था, जो दफ्तर की उनकी फ़ैमिली आप समझ लें, उसको भी हम लोग अभी तक ओवरकम नहीं कर सक रहे। और ये ऐसी चीज़ है कि जो मेरा ख्याल है आगे भी हमारी ज़िंदगियों को बहुत इफ़ेक्ट करेगी। सो ये एक ऐसी ख़बर थी कि मैं ज़रूर आज सोच रहा था कि मैं शेयर करूँगा सब सुनने वालों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोमल को जानते होंगे, या उनसे बात कर चुके होंगे, या उनके साथ कोई ना कोई उनका कॉन्टैक्ट रहा होगा। उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं पहले कुछ अपडेट्स के साथ। क्रिसमस के छुट्टियां आ रही हैं, कल हमारा आखिरी वर्किंग डे है, उसके बाद फिर आगे से हमारी छुट्टियां चलेंगी, जो कि 2 जनवरी तक चलेंगी। 2 जनवरी को पहला हमारा वर्किंग डे होगा, और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। सो ये जो अगले 10 दिन का टाइम है, इसमें हमारे दफ्तर की छुट्टियाँ होंगी। अगर आपको कोई अर्जेंट मैटर होता है, कोई अर्जेंट चीज़ होती है, आप ईमेल फिर भी कर सकते हैं, और आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ कहीं पे भी हम में से कोई भी आपको जवाब दे सके, वो आपके साथ ज़रूर रब्ता करेंगे। अपडेट्स के लिहाज से कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं है कि जो मैं आपके साथ ख़ास तौर पे शेयर कर सकूं, लेकिन मेरा ख्याल है अब जिस तरह सवाल जवाब आएंगे उस तरह से ही उनको लेके चलते हैं, और फिर देखते हैं कि आज का शो किस रुख को इख्तियार करता है। पहली कॉल लेते हैं, पहली कॉल की तरफ चलते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बुखारी साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक स्पाउस लीव टू रिमेन के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से। तो मेरे पास जो है ना 30 मंथ की स्पाउस लीव टू रिमेन है। मेरी जो वाइफ और बच्चे हैं वो ब्रिटिश सिटीजन है। तो मैंने एक्सटेंशन अप्लाई करनी जो नेक्स्ट 30 मंथ की स्पाउस लीव टू रिमेन होती है। तो मैंने ये पूछना ये था कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए मुझे जो वेज स्लिप वगैरह है वो लास्ट 6 मंथ की शो करनी पड़ेगी, या के पूरे 30 मंथ की शो करनी पड़ेगी जितने का मुझे लीव टू रिमेन मिली है। एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मुझे शो करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, वो क्या जो टेस्ट मैंने पहले पास किया था सपोज लीव टू रिमेन अप्लाई करते वक्त, तो वो अभी एक्सपायर हो गया। तो अभी क्या मुझे दोबारा नए सिरे से करना पड़ेगा, या कि वही टेस्ट चल जाएगा, या कि टेस्ट मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो रिक्वायर ही नहीं होगा जब सपोज लीव टू रिमेन एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूंगा। तो ये प्लीज जरा 2 सवालों के जवाब दे दीजिएगा। ओके जी, मैं बताता हूँ। आप इसको यूँ सोचिए कि जब आपने नई एप्लीकेशन करनी, जब आपने एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन करनी है, तो आपने उसी तरह से तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है जिस तरह आपने इनिशियल एप्लीकेशन के वक्त पूरी की थी। सो जहाँ आपका पहला सवाल है कि आपको लास्ट 6 मंथ्स की ज़रूरत है कि लास्ट 30 मंथ्स की ज़रूरत है, तो आपने लास्ट 6 मंथ्स की ही अपनी वेज स्लिप्स लगानी है, और उसी के ऊपर आपने अपनी इनकम रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। बिकॉज इमिग्रेशन रूल्स जो कहते हैं वो यही है कि आपने
लास्ट 6 मंथ्स के लिए अपना एविडेंस लगाना जो ये शो करता है कि आपकी जो ईयरली इनकम बनती है वो 18,600 से ऊपर की बनती है। सो जो आपका सीधा सीधा जवाब है पहले सवाल का वो तो यही कि आपने 6 मंथ्स का एविडेंस लगाना है। जो दूसरा आपने इंग्लिश लैंग्वेज की बात की, मैं यही कहने लगा था कि कुछ टेस्ट्स होते हैं कि वो आपके फॉर एवर लाइफ लॉन्ग टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी एक वैलिडिटी होती है। अगर आपके टेस्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप वो टेस्ट दोबारा करके और फिर वो टेस्ट की अपने रिजल्ट साथ ज़रूर लगा दीजिए। आपको कोई रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा रिस्क लेना कि जिसमें आपको वो पॉसिबली रिफ्यूज़ कर दें, आपको अपीलों में जाना पड़े या आपका टाइम ओवर हो जाए और आपको कहें कि जब आप ओवर स्टे हो गए हैं अब आपको दूसरी कैटेगरी में डाला जा रहा है। उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बेस्ट चीज़ यही होती है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उन रिक्वायरमेंट्स को एग्जैक्टली ठक 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 करके मीट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी एक रीसेंट केस भी आया सुप्रीम कोर्ट का, सुल्ताना नाम का, उसके अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की गई है। उसके अंदर केस में ये था कि एक एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन की गई, उस एप्लीकेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थी वो बंदे का काम भी था, उसका स्पाउस वीज़े के एप्लीकेशन थी जिसमें उसकी इनकम भी थी, सारा कुछ था, लेकिन उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए वो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स उस सूरत में नहीं लगाए गए। पहले उनको कोर्ट ट्राइब्यूनल की तरफ से, फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल की तरफ से जज ने अपील को अलाउ कर दिया, लेकिन फिर एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की तरफ से अपील की गई और उसको जब अपर ट्राइब्यूनल में सुना गया तो वहाँ पे जज ने यह फैसला किया है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स आपको फिर भी पूरी करनी होंगी उस स्पेसिफाइड तरीके से जिस तरह से बताया गया है। सो आपको मैं यही कहूँगा कि अपनी जब आप एप्लीकेशन करते हैं जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही हैं कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, आपकी इनकम का 6 महीने का प्रूफ होना चाहिए, वो सब कुछ लगा के उसी के मुताबिक एप्लीकेशन कीजिएगा ताकि आप कोई किसी किस्म का रिस्क ना उठाएं कि कल को आपको रिफ्यूज़ कर दें तो आप अपीलों के चक्कर लगा रहे हो। ठीक है जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Can I speak in English? Sorry? Could I speak in English? Yes, you can speak in English. Okay. Yeah, so basically I've been married 3 years. Within that period, I applied for a spouse visa, but unfortunately got rejected. It was just due to the fact that I didn't have a few documents, and also the English test didn't meet the minimum requirement. So within that period also I lodged an appeal on the basis of some lawyer's advice, and unfortunately got rejected again. Now, as I mentioned, three years have elapsed, and I was trying to, because I don't have any financial history now, I need to obviously build the 6-month statements again. So what would you, I mean, what is your thoughts if I had to bring my wife over as a tourist, on a tourist visa? Because it's just due to the fact that the time has been elapsed, obviously over the 3 years. Now, I don't want to, I don't want more of that time to be elapsed and lead it on to a further 4 years, 5 years, etc. So what would you say in terms of like a tourist visa? And if it's something that is applicable, then do you think I was able to apply for a spouse visa during that time? Okay, or what would you say? As I understand your question properly, what I've understood so far, because I can't hear you very clearly, but what I've understood so far is that you applied for a spouse visa for your wife. You've not been able to get it for some reason or the other. They kept refusing you, and the income requirements or the English language requirements, whatever was the shortcoming, you've been refused on that basis. Now 3 years have passed since then, and you are now thinking that if you get her over on a visitor's visa, would you be then subsequently able to make an application from within the UK to apply on a spouse visa? Now the answer to that is that that may not be a very good idea, because when you apply for a visitor's visa, the first problem you will have is that you have already shown that you want her to join you in the UK as a spouse. So your visit visa application probably will not be successful. But let's say for a minute that it is successful, that she is able to come here on a visitor's visa. Now she's on a visitor's visa. From there, you're not able to switch to any other category. The only thing you will be able to do is, if she arrives here on a visitor's visa, you will have to show that there is a family life set up between the two of you, that Article 8 somehow creeps in, and because of that you should be allowed to stay together, and that the application should be decided outside the immigration rules or on the 10-year spouse visa basis. I would not suggest that, because you are going to face a lot of uphill
tasks because of that, because number one, you've not been living together for the last 3 years because she's not been here. So establishing a family life is going to be difficult. Number two, you have declared an intention in a visitor's visa that she does not intend to stay here. It is only an application for her to come and visit you and then go back. Now, then if you turn away from that, then it could be taken that you have deceived the immigration officers at the airport or at the time of getting the entry clearance and tried to get her in by other means than what you actually intended to do. So I would not suggest you go for a visitor's visa. What I would suggest is take your time. I know it's been 3 years and you must be frustrated because of that, but I would suggest take your time, look at your circumstances, look at what the rules say, whether you can go towards some sort of a savings-based application or a combined application where you have some savings and you have some income, even if you don't meet the income threshold. As far as the English language test is concerned, she will obviously have to go through that. So these are the ways, these are the requirements that you have to meet. And I would strongly suggest that you work towards those requirements to be met rather than try to take the visitor route. That will not work. That will be more of a hassle for you than actually getting the application sorted the way you want to. Another way that you could do things, or you could be together, is if you as a British national decided to move to a European country. Because if you move to a European country, you would be able to get your spouse over there without the income requirements being met. And if you do that, then she can join you over there. Then at a later date, if you decide to come back to the UK, you might be able to bring her under the European regulations rather than the immigration rules. So far, this way can still work, but it all depends on your intention. If you are intending to go and live and work in a European country where you will be exercising treaty rights, then that will work for you. But if you're just going to try and do this just to circumvent the immigration rules, that may not work. So it all depends on how well you prepare yourself. All right? I hope you've got the answer. मैं उर्दू में भी जल्दी से एक्सप्लेन करता चलूँ कि इन्होंने क्या बात पूछी। इनका सवाल ये था कि ये स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन्होंने पहले अप्लाई किया अपनी वाइफ के लिए और इनकम रिक्वायरमेंट्स में या इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की वजह से वो किसी तरह से फुलफ़िल नहीं कर सकें सारे रिक्वायरमेंट्स को और उनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया गया। अब 3 साल हो चुके हैं इनकी शादी को और ये चाह रहे हैं कि अगर मैं उनको विज़िट वीज़ा पे बुला लूँ तो क्या उनका फ़ायदा हो सकता है उसमें, विज़िट वीज़ा पे वो यहाँ पर आ जाएँ फिर यहाँ से हम चेंज कर लें। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि जब आप विज़िट वीज़ा पे किसी को बुलाते हैं तो आप एक इंटेंशन डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। उनके यहाँ आने के बाद फिर आप अगर एप्लीकेशन को डाल दें कि नहीं जी ये तो मेरी स्पाउस हैं और वो आर्टिकल 8 के तहत देखा जाए, ये देखा जाए, वो देखा जाए, उसमें उनको ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। मेरा मशवरा यही है कि सबसे पहले कोशिश करें कि आप इमिग्रेशन रूल्स के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। अगर आप पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं पूरा कर सकते, अगर आप सोचते हैं कि नहीं जी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर सकते, आप इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, तो मैंने इनको ये मशवरा दिया कि फिर आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएँ। क्योंकि अगर इन्होंने इकट्ठे ही रहना है तो इकट्ठे रहने के लिए ये भी एक काम हो सकता है कि किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएँ, वहाँ जाके रहना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें, तो इनके ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज होने शुरू हो जाते हैं। यानी ट्रीटी राइट्स को एक्सरसाइज करने का मतलब कि ये यूरोपियन नेशनल के तौर पे वहाँ रह रहे होंगे। तब उस कंट्री में ये अपनी वाइफ को एज ए डिपेंडेंट बुला सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। और फिर अगर कहीं फ्यूचर में जाके डिसाइड करते हैं कि नहीं अब मैं वापस यूके जाना चाहता हूँ, तो यूके रेगुलेशंस के तहत इनकी वाइफ वापस इनके साथ आ सकती है। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते जी। हेलो जी मिस्टर मलिक। जी मैंने आपसे पूछना मैं मलिक नहीं हूँ जी, मैं तो बुखारी हूँ। मलिक तो बड़े ऊंचे ऊंचे नाम है जी। जी 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 सॉरी। हेलो मिस्टर अली, मैंने आपसे पूछना था कि मैं ना 2004 में यहाँ पे आए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बच्चा, और हमने 9 जुलाई 2012 से पहले FLRO फॉर्म फिल करके जो केस लगाया था, तो वो हमें 1.5 साल के करीबन वो ना बाद हमें रिफ्यूज़ कर दिया गया। उसके बाद रिकन्सिडरेशन जो जुडिशियल रिव्यू सभी कुछ हुआ और हमें राइट ऑफ अपील मिला। हम फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में गए और वहाँ पे जो होम ऑफिस के थे उन्होंने अपना केस विथड्रॉ कर लिया और फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल के जजेस ने हमारे हक में फैसला दिया, अपील हमारी लॉ हुई। लेकिन 5 दिन के बाद होम ऑफिस ने दोबारा से अपर ट्रिब्यूनल में अपील कर दी और हम वहाँ पे गए और वहाँ पे हमारी जो हमारे बैरिस्टर ने उनके साथ जो बातचीत हुई वो सारा कुछ दिखा और हमें एक लेटर मिली कि उन्होंने जो हमारे बच्चों का टाइम इतना वेस्ट हुआ है वो भी उनको कंसीडर करने के लिए कहा। जो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में हमारी जो अपील मंजूर हुई है उसको भी उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा है सारा कुछ, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह,
और इसके बेस पे उन्होंने हमें लॉ की है। और सारा कुछ देखते हुए उन्होंने इसके बाद हमें होम ऑफिस की तरफ से कोई लेटर नहीं है, अभी तक हमें 5 मंथ हो चुके हैं। जस्ट हमें अपर ट्रिब्यूनल से एक लेटर आई है। मुझे ये बताएं कि इसके आगे वो होम ऑफिस जो आगे इसके कोई जा सकता है, जहाँ हम इसके आगे क्या करें? और एक बात मुझे और बताएं कि एक और मैंने सुना था कि कोई केस चल रहा है जो बच्चों को 7 ईयर के बेस पे ही वो जो पीआर दे रहे हैं, जब जो परमानेंट जो दे रहे हैं कोई चीज, वो उसके बारे में मुझे बताएं कि वो कोई हो चुका है केस या कुछ और अभी बाकी है, या क्या बात है? मुझे ये प्लीज आप बताएं, और हमारा क्या हो सकता है ये बताएं, और क्या मिल सकता है? चलिए अब आप ठहरे, अब आप गौर से सुनने, मैं आपको जवाब देता हूँ। थैंक यू। पहली बात, आपकी अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से अपील अलाउ हो चुकी है। अगर होम ऑफिस ने 5 महीने तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसी नहीं मिली जो कहती है कि उन्होंने उसके खिलाफ कोई और अपील की है या कहीं और कोई रिव्यू करने की कोशिश की है, तो इसका मतलब उन्होंने और आगे कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको आपको अब स्टेटस देना चाहिए। अब अगर 5 महीने हो गए हैं और उन्होंने अभी तक आपको स्टेटस नहीं दिया तो वो गलत है। आपको 2 चीज़ें करनी हैं। नंबर 1, आप अपने एमपी से रब्ता कीजिए और एमपी से कहें कि इस चीज़ को देखें और होम ऑफिस को जोर लगाए कि क्यों 5 महीने लगा दिए उन्होंने, जबकि अपर ट्राइब्यूनल का डिसीजन आपकी फेवर में हो चुका है और उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको होम ऑफिस के खिलाफ भी कंप्लेंट करनी चाहिए। उनका एक कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट है, उसके आपको एक ईमेल मिल सकती है उनकी वेबसाइट से जाके। आप वहाँ पे वो ईमेल कीजिए उनको, उसके अंदर भी कंप्लेंट करें तो उसके अंदर भी हो सकता है वो आपका काम जल्दी कर दें। बाकी आपने जो पूछा कि जी क्या हो सकता है आपके लिए, होने वाला तो सारा कुछ हो गया। जज ने एक्सेप्ट कर लिया, अपर ट्राइब्यूनल में गए, अपील की आपके खिलाफ, उन्होंने उस चीज़ को भी रद्द करके आपकी अपील को अलाउ कर दिया। अगर वो सब कुछ सही चल रहा है, अब तो सिर्फ होम ऑफिस ने आपके लिए डिसीजन करना है, तो वो डिसीजन आपकी फेवर में होगा। और इसमें आपको, जो मैं समझता हूँ अभी, वो आपको 2.5 साल की लीव दी जाएगी, यानी 30 मंथ्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लीव दी जाएगी और आपको 10 साल के रूट के ऊपर डाला जाएगा। अब आपका सवाल आता है कि जी बच्चों को जो वो इंडेफिनिट लीव देने की बारी है वो हो सकता है कि नहीं। जहाँ तक मेरा इल्म जाता है, YM युगांडा केस था जिसके अंदर ये एक पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ कही गई थी कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पे वो बच्चों को स्टेटस दें, इंडेफिनिट लीव दें। अब वो चीज़ देखनी ये है, आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करती है। अब जो उसमें एग्जाम्पल दिया गया जजेस की तरफ से, वो एग्जाम्पल बहुत एक हाई थ्रेशोल्ड का है, बहुत एक कोई बहुत बीमारी हो या कोई बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे उस बच्चे को देखना है, तब वो कहते हैं कि जी उनको आप इंडेफिनिट लीव दे सकते हैं। अदरवाइज उस केस के अंदर भी यही कहा गया है कि होम ऑफिस के पास पूरा इख्तियार है कि वो अपने रूल्स कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ कैसे फॉर्मुलेट करते हैं और उन पॉलिसीज़ को वो किस तरह से इंटरप्रेट करके और किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, यानी किस तरह से वो आपको स्टेटस देते हैं। सो जज की तरफ से ये नहीं कहा गया, कोर्ट की तरफ से उस केस में ये नहीं कहा गया कि 100% सारे बच्चों को जिनको 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनको इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए। उसमें यह कहा गया है कि केस टू केस बेसिस पे देख के किसी केस के अंदर अगर अप्रोप्रिएट बनता है तो उस केस के अंदर बच्चों को इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए, ना कि उनको 2.5 साल की लीव मिलनी चाहिए, क्योंकि वो फिर उनके फ्यूचर के लिए, उनकी एक डेवलपमेंट के लिए शायद ठीक ना हो। सो वो केस बाय केस बेसिस पे देखा जाता है। अब आपके केस के अंदर ऐसे कोई अगर एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, कोई ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी बेसिस पे आप समझते हैं कि आपके बच्चों को इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए, तब वो आपको कोर्ट में बताना चाहिए था, वो जज के सामने बताना चाहिए था। और अगर आपको अब स्टेटस मिलता है और वो आपको 2.5 साल की लीव देते हैं तो उसके खिलाफ भी आप रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं कि नहीं जी मुझे 2.5 साल की नहीं, मुझे इंडेफिनिट लीव बच्चों को मिलनी चाहिए थी क्योंकि उनका ये सर्कमस्टांसेस हैं। ओके जी। सो आपको मेरा मशवरा यही होगा, एक तो कंप्लेन करें, दूसरा एमपी से रब्ता करें और फिर जब स्टेटस आता है फिर उसके मुताबिक देखें कि आपके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं और आपके बच्चों को क्या उसमें मिलना चाहिए और किस तरह से उसको लेके चलना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक जी, मुझे बताइएगा क्या होता है आपका। ओके, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये सच है जो 7 साल बच्चों को हो जाते हैं उनको इंडेफिनिट मिलेगा और साथ में माँ बाप को भी? जी, और बस यही क्वेश्चन। बस जी, आपने मेरे ख्याल है मेरा पिछला जवाब नहीं सुना, मैंने यही सारी चीज़ अभी एक्सप्लेन की है कि ऐसा अभी तक कोई केस नहीं आया कि जो ये कहता हो कि तमाम बच्चों को जिनको 7 साल हो गए हैं उनको 100% इंडेफिनिट लीव मिलेगी। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो यही बात है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर कुछ सर्कमस्टांसेस में ये चीज़ चल सकती है
तो उन सर्कमस्टांसेस में उन बच्चों को इंडेफिनिट लीव मिलेगी। हर एक के अंदर ऐसा नहीं होगा। और अगर उसमें बच्चों को इंडेफिनिट लीव दी भी जाती है, उसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को भी ऑटोमेटिकली इंडेफिनिट लीव मिलेगी। माँ बाप को अपने सर्कमस्टांसेस के अंदर दिखाना होगा कि उनकी इंडेफिनिट लीव क्यों बनती है। बेसिकली इस केस में ये एक ओपनिंग दी गई है कि आप ये मत कहें कि जी इंडेफिनिट लीव हो ही नहीं सकती। इंडेफिनिट लीव हो सकती है, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है और केस टू केस देख के उसके मुताबिक डिसीजन किया जाएगा कि कौन से केस में बच्चों को या माँ बाप को या दोनों को इकट्ठे इंडेफिनिट लीव देना बनता है। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक जी। नाज़रीन, अब हमारे एक ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक से वापस आके अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। मिलते हैं थोड़ी सी। Fazl's Restaurant and Banqueting Suite, Coventry's premier restaurant for the best in Indian and Pakistani food, specially prepared by experienced chef. Served in our modern dining area for 120 guests, our mouth-watering food is HMC certified with a bit of a modern twist. Our desserts are the talk of the town. Live entertainment for 250 guests in our large banqueting suite, and we're now open 7 days a week with free parking nearby. We also do takeaways and free home delivery. Fazl's Restaurant and Banqueting Suite, 378 Foleshill Road, Coventry. Neil won't be panicked into buying a sofa just because it's in the sales. You can't be doing with all the pressure. At Sofa Works, prices start low and stay low all year long. So Neil can take his time finding the one that's just right. Sofa Works, find your sofa. कुदरत, किस्मत और कर्म, ग्रहों की चाल हो, नक्षत्रों का कमाल, जन्म कुंडली का हाल हो या राशियों के भेद, महर्षि भृगु की भविष्यवाणी हो, जब ब्रह्म ऋषि पराशर का हो ब्रह्मनाद, लाल किताब के उपाय हो या वास्तु के पंच तत्वों की पहचान, यही है ज्योतिष शास्त्र। Elegant and impeccable, superlatively splendid stones cut and polished to perfection. We offer some of the finest gems in the world. Bespoke rings and pendants with precious stones, bands without joints, computer-aided tailor-made solutions and bespoke designs. Enjoy total satisfaction through our certification and valuation services. Prakash Gem Merchant and Jewellery. Discover the difference.